children, today we are going to start kinematics, that is your chapter 3 of class 11 physics. इसके पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में सीखा, उसके बाद हमने जो हमारे मैथमेटिक्स के टेक्निक हैं जो तुमने क्लास 9th या 10th तक नहीं पढ़ा था, दैट वाज अबाउट वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस. ये सब हमने दो चैप्टर्स में डिस्कस किया. आई इंसिस्ट कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग काइनेमेटिक्स सीखने के लिए आए हैं, वो पहले उन दोनों चैप्टर्स के वीडियोस को देख ले वन बाय वन, so that everything is very clear to you. You can link all the topics कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. तो ये सब सीखने से पहले, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले तुम एटलीस्ट जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, दैट वाज अबाउट वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, क्योंकि इसमें हमें डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का दोनों का जरूरत होगा. देखते हैं. तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इस चैप्टर में हम सीखने क्या क्या वाले हैं. इस चैप्टर में बच्चों हम सीखेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है. वन डायमेंशन मतलब मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, मतलब किसी एक डायमेंशन में चल रहा है, मान लेते हैं वो डायमेंशन हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस है, तो एक डायमेंशन में अगर बॉडी चल रहा है तो मोशन कैसा होगा उसके बारे में सारा चीज सीखेंगे. मोशन इन अ प्लेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इन अ प्लेन आ गया मतलब देयर आर टू डायमेंशन, या फिर अगर हम बोले कि इन स्पेस, मोशन इन स्पेस. इन स्पेस मतलब इस रूम में भी हम अगर कोई, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर ऐसे मूव कर रहा है, तो ये मार्कर थ्री डायमेंशनल मोशन कर रहा है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और अलोंग जेड एक्सिस भी है इसका कंपोनेंट मोशन का. खैर, अभी फिलहाल हम जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं, दैट इज अबाउट रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में पहले हम जान लेते हैं. दोज आर द बेसिक टर्म्स. सबसे पहली बात, रेस्ट और मोशन के बारे में हम जान लेते हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है. ये तुम्हें पहले भी पता होगा कि रेस्ट कब हम बोलते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी मोशन में हम कब बोलते हैं. रेस्ट में कब बोलेंगे बच्चों? इट्स वेरी सिंपल. अगर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है with respect to its surrounding, with respect to its immediate surrounding, तो हम बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट पे. जैसे ये बोर्ड, इट इज हंग, इट इज सस्पेंडेड, और ये मेरे रेस्पेक्ट में या फिर इस पूरे रूम के रेस्पेक्ट में या फिर इस पूरे बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये जो बोर्ड है ये रेस्ट पे. ओके. बट सोचो, अगर कोई पर्सन स्पेस में है, बाहर, मान लो कोई पर्सन मून पे है और वो वहां से सब कुछ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे क्या दिख रहा होगा? हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. तो ऑब्वियसली जो मून पे है उसे क्या दिखेगा कि अर्थ भी मोशन में है, अर्थ में पे जो हमारा ये बिल्डिंग है वो भी मोशन में है, बिल्डिंग के साथ रूम भी मोशन में है और ये बोर्ड भी मोशन में, मैं भी मोशन में हूं उस पर्सन के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे है या एब्सोल्यूट मोशन पे है. ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? बॉडी का जो मोशन है या रेस्ट है, मतलब उसका जो स्टेट है वो हम कहां से देख रहे हैं, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब जैसे मैं बोलूं कि ये रूम जो है ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं. बिल्कुल सिंपल, जहां से हम कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उस जगह को हम बोलेंगे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये जो बोर्ड है ये रेस्ट पे है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से? ये जो हमारा रूम है या ये जो हमारा बिल्डिंग है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये बोर्ड हमारा रेस्ट पे है. मतलब हम कहां से ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं? इस रूम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बिल्डिंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस बिल्डिंग, विथ रिस्पेक्ट टू दिस रूम, ये हमारा बोर्ड रेस्ट पे है. बट अगर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लें, मतलब जहां से हम ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जगह ही बदल दें. मान लो अब यहां से नहीं, हम मून पे से ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कुछ, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया. फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब हमारा ये रूम नहीं रहा, मून हो गया. अब बिल्डिंग नहीं रहा, मून हो गया. तो मून जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया तो यही बोर्ड किस में आ गया? मोशन में आ गया. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जिस जगह से हम इस बॉडी के स्टेट को, ये रेस्ट में है या मोशन में है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. अब यहां मैं एक बार लिख दूं, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन. जैसे इस बोर्ड का ही हमने एग्जांपल लिया,
तो इसे हम नहीं बोल सकते कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है, क्योंकि इस रूम के हिसाब से, इस रूम के अकॉर्डेंस में, रेफरेंस में ये बोर्ड रेस्ट पे है। बट मून से जो देख रहा है, स्पेस से जो, हमारे अर्थ के बाहर से जो ऑब्जर्व कर रहा है इस बोर्ड को, ये बोर्ड उसके लिए मोशन में होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जिस जगह के रेफरेंस में, जिस फ्रेम मतलब जगह जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कुछ। मून था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये रूम भी हमारा, ये बिल्डिंग भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो यहां मैं लिख देता हूं, फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, अंडर स्टडी मतलब जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी इज बीइंग ऑब्जर्व। अब जैसे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड हमारा अंडर स्टडी है, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, हम इसके रेस्ट या मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा अंडर स्टडी, ये हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? मून से ऑब्जर्व कर रहे हैं या इस बिल्डिंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट्स इट। अब जैसे मान लो एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं। कोई ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के अंदर हमने अपना बैग रख दिया, कहीं भी, मिडिल बर्थ पे, अपर बर्थ पे, कहीं पे। अब ट्रेन तो मूव करता जा रहा है, बट हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम बार बार उस अपने बैग को देखते रहे। लोगों का ध्यान रहता है अपने लगेज पे, बैग पे, कि कहीं कोई लेके भाग ना जाए, तो हम उसे देखते रह रहे हैं लगातार। हम देखते हैं कि वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, मतलब हमारे रेफरेंस में, हमारे रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लगेज का, बैग का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अस, विथ रिस्पेक्ट टू द बर्थ या विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, ये जो हमारा लगेज है वो रेस्ट पे है, क्योंकि बाकी पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में या मेरे खुद के रिस्पेक्ट में उस बैग का, उस लगेज का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो रेस्ट पे है। तो हमारे ट्रेन के फ्रेम से, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम देखें तो बैग रेस्ट पे। बट सोचो जरा, जो बाहर स्टेशन है, स्टेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम डिस्कस करें तो ट्रेन आगे बढ़ता जा रहा है, तो स्टेशन के रेस्पेक्ट में ट्रेन क्या है? मोशन में। ट्रेन के अंदर हम भी जो बैठे हुए वो भी मोशन में है, और वो जो लगेज वहां पे रखा हुआ है, बैग वहां पे रखा हुआ है, वो भी मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से ये जो रेस्ट पे हम पहले बोल रहे थे कि लगेज रेस्ट पे है, अब ये लगेज मोशन में आ गया। सोचना जरा, कंपेयर करना, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये लगेज हमारा रेस्ट पे है, बट स्टेशन जो बाहर है ट्रेन के, स्टेशन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम क्या देख रहे हैं कि स्टेशन पीछे छूटता जा रहा है। हम ऐसा बोलते हैं बार बार कि ये स्टेशन आने वाला है या ये स्टेशन पास हो गया। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, स्टेशन कहीं नहीं जा रहा है, हमारा ट्रेन आगे बढ़ रहा है, तो उस स्टेशन के रेस्पेक्ट में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब स्टेशन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम मोशन में, हमारा वो बैग मोशन में है। बट अगर ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो हमारा बैग रेस्ट पे, दैट्स इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन। अब ये सब हमने पहले भी जाना है, 9th क्लास में या 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, अभी एक बस एक ओवरव्यू हमने ले लिया। अब हम आते हैं जो हमें सीखना है, दैट इज अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लो मुझे, अगर मैं यहाँ पॉइंट ए पे हूं, यहां से मुझे कुछ ऐसे घूमते हुए ऐसे जाना है, मैं फाइनली आया यहाँ पॉइंट बी पे। तो ये जो पूरा लेंथ मैंने कवर किया, ये सबको पता होगा पहले से भी, ये पूरा लेंथ जो मैंने कवर किया, ऐसे मैं जा रहा हूं, ऐसे गया, कर्व पाथ से होते हुए फाइनली मैं यहां बी पे आया। तो द लेंथ ऑफ दिस पाथ ट्रैवल्ड बाय मी या कवर्ड बाय मी इज नोन एज डिस्टेंस। यहां एक लाइन में लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड या ट्रैवर्स्ड या ट्रैवल्ड by the body is called distance। तो डिस्टेंस तो बिल्कुल सिंपल है, ये तुमने पढ़ा है जब हम वेक्टर स्टार्ट कर रहे थे, स्केलर वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, तो इसका एग्जांपल भी लिया था। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। मैं स्टार्ट हुआ था यहां से, ए से, तो ए क्या है मेरा? इनिशियल पोजीशन, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था इनिशियल पोजीशन। बी क्या है मेरा? फाइनल पोजीशन, मतलब जहां पे मैं पहुंचा फाइनली, ये मेरा फाइनल पोजीशन। तो ये ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट
के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब जरा देखना, तो ये पूरा घूम के ऐसे कर्व पाथ को फॉलो करके हम यहां पे आए। अब ए से बी ही तो आना था, ए है इनिशियल पोजीशन, बी है फाइनल पोजीशन। तो ए से बी तक पहुंचने का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, सबसे छोटा पाथ कौन सा है, ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट ये रहा हमारा। ये जो पूरा घूम के आए ये था डिस्टेंस, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लिख देता हूं यहां ओनली मैग्नीट्यूड या ओनली वैल्यू along with the unit। डायरेक्शन नहीं था, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो है ही, ये AB का लेंथ मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन हमें दिख रहा है। डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इधर हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लाइन लिख लेते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन the initial and final position। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे छोटा लेंथ है पाथ का, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इसमें दोनों चीजें, इसमें वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है इसमें, और डायरेक्शन भी है। अब डायरेक्शन किधर है, ये जो लाइन हमें दिख रहा है, इस लाइन का जो लेंथ है, लाइन AB का एग्जांपल ले लेते हैं हम, द लेंथ AB is मैग्नीट्यूड। AB का जो लेंथ है वो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, और डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम A to B। लिख लेते हैं ये भी, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B, मतलब फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। इट्स वेरी सिंपल। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, ये जो हमारा लाइन AB दिख रहा है उसके लेंथ के इक्वल मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम A to B। फ्रॉम A to B मतलब फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। अब हमारे दिमाग में कभी ये भी आ सकता है या तुमसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। ये पार्ट मैं हटा देता हूं, जिसे भी कॉपी करना है वो वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकता है। हम देखते चलेंगे आगे क्या हो रहा है। अब जैसे डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, जैसा अभी हमें यहां पे दिख रहा है, ग्रेटर तो हो ही सकता है, यहां दिख रहा है तुम्हें डिस्टेंस, ऑब्वियसली डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है, यहां से मैं यहां तक गया ऐसा, तो हो सकता है कि मैं ऐसे घूम फिर के ना जाऊं, डायरेक्टली यहीं से यहां चला जाऊं। मतलब इस कंडीशन में डिस्टेंस वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा। वेरी सिंपल। इस कंडीशन में क्या था कि घूम फिर के गए ऐसे आए तो ये डिस्टेंस था, और डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। मान लो कभी ऐसा हुआ कि A से B हम डायरेक्टली इसी रास्ते को, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके चले गए, तो फिर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। तो ये भी लिख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है। ये भी सही, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, देखते हैं एक बार। डिस्टेंस से बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या, जरा सोचो तो। हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऑब्वियसली ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, एट मोस्ट क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जैसे इस केस में था। या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है, बट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब इससे रिलेटेड एक बहुत आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं जो तुमसे पूछा जा सकता है। अब जैसे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर ट्रैक गिवन है, ये सेमी सर्कुलर ट्रैक दिख रहा है हमें,
हम मान लो यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं चलना और ऐसे इस कर्व पाथ से मतलब सेमी सर्कुलर पाथ से ट्रैवल करते हुए यहाँ तक बी तक आते हैं, चलते हुए हम आते हैं। तो हमसे दो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहला कि यहां से यहां तक आने में, ए से बी तक आने में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहला हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तुम्हें दिख रहा है सिंपली डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड और ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो हम ऐसे आ रहे हैं, तो जरा देखो तो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो हम सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर फाइंड करते हैं वो क्या होता है, पाई आर। तो अगर पाई आर हम फाइंड कर ले तो हमें ये पाथ का लेंथ पता चल जाएगा, मतलब हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। कर लेते हैं पाई आर, और रेडियस हमें गिवन है इस सेमी सर्कुलर ट्रैक का 10 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया 10 मीटर का। तो पाई का वैल्यू दैट इज 22/7 या 3.14 भी ले सकते हो, इनटू आर तुमने कर लिया कितना, दैट इज 10 मीटर। तो डिस्टेंस यहां से हमारा आ जाएगा कितना 220, या मान लो इसे हम डेसिमल फॉर्म में ही ले लेते हैं 3.14 ले लेते हैं, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। तो 3.14 हमने ले लिया पाई का वैल्यू, तो देखो तो कितना हो गया 3.14 into 10 मतलब 31.4 मीटर, इट इज द डिस्टेंस। सेकंड हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो तो क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, मतलब ए से स्टार्ट हुए थे तो इनिशियल पोजीशन और पहुंचे कहां बी पे मतलब फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसे सीधा आ जाएंगे तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यही होगा। तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हुआ, फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक आ रहे हैं मतलब ये क्या है, ये तो सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर इसका रेडियस का ट्वाइस हो गया, मतलब 2 into 10 मीटर दैट इज 20 मीटर। अब तुम्हें पता है बच्चों की डिस्प्लेसमेंट तो सर वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर ट्रैक। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तुम्हें बता दिया पहले कि डायरेक्शन किधर से किधर, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया 20 मीटर, और इसके साथ डायरेक्शन में लिख लेना है फ्रॉम A to B, मतलब फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, दैट्स इट। एक और आसान सा क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। मान लो हम यहां से ऐसे सीधे स्टार्ट हुए, इस डायरेक्शन में हम चले लगभग 50 मीटर, फिर हमारा मन आया हम यहां से मुड़ गए और सीधे चलने लगे 40 मीटर, फिर हमारे मन में आया हम यहां से फिर नीचे की डायरेक्शन में आ गए ऐसे, मान लो यहां से हम नीचे आ गए 20 मीटर, नीचे की डायरेक्शन में 20 मीटर। अब देखो तो पहले हम चल रहे थे ऐसे ऐसे ऊपर एरो देता हूं ऊपर की डायरेक्शन में, फिर इधर मुड़ गए ऐसे, फिर नीचे की डायरेक्शन में मुड़ गए ऐसे। अब हमारा इनिशियल पोजीशन क्या था, मान लो इसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं और ये हमारा फाइनल पोजीशन दैट इज बी। हमसे पूछा गया वही पहले पार्ट में डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे 50 + 40 + 20, तो हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, कर लेते हैं। डिस्टेंस इस पार्ट में कितना आ गया 50 + 40 90, 90 + 20 110 मीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया बच्चों तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, देखो तो ये होगा क्या, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। यहां से इस पॉइंट से बी को मैं इधर बना देता हूं, यहां से इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल सिंपल। ये सारा हम करते रहेंगे हमेशा फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में। तो ये 20, इधर भी ये वाला भी 20 हो गया, मतलब ये बचा हुआ लेंथ कितना हो गया, इतने दूर का लेंथ, इतने दूर का हमारा लेंथ क्या हो गया 50 - 20 मतलब ये हो गया 30 मीटर। और ये तो ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, मतलब और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया था इसको, तो ये भी 90 डिग्री। तो क्या हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो AB का लेंथ आ जाएगा। तो लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा देखो तो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, मतलब कितना हो गया अंडर रूट। एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं AB किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900। तुम ये करोगे, स्टेप्स दिखाओगे, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं चले आओगे।
कितना आ गया ये देखो तो 2500, मतलब अंडर रूट होगा तो कितना हो गया 50 मीटर। तो ये हमें आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया 50 मीटर। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन देखो तो हम कैसे पता कर सकते हैं? ये एंगल अगर हमने पता कर लिया तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, और ये एंगल तुम पता कर सकते हो। ये जब हम वेक्टर डिस्कस कर रहे थे तो ये हमने बहुत बार देखा है, इसका एग्जांपल ये एंगल फाइंड कर लेंगे तो हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये पता है, ये पता है, मतलब परपेंडिकुलर बेस दोनों पता है, तो tan का रिलेशन ले सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? यहां लिख लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए हम लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 50 मीटर। और डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे देखते हैं। tan थीटा, मान लो इसे हमने थीटा मान लिया, ये तुम कर सकते हो खुद से भी, बिल्कुल आसान है। वैसे मैं कर दे रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया? परपेंडिकुलर, दैट इज 40 बाय बेस, 40 बाय 30। तो ये हमारा डायरेक्शन भी इससे पता चल जाए कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ है, मतलब फ्रॉम ए टू बी तो दिख रहा है, बट इसको और स्पेसिफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा? तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये कितना आ गया? तो थीटा यहां से कितना है? 0 0 तो हट गया, तो कितना आ गया? tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं क्या इसे? तो यहां से हमें एंगल भी ये पता चल गया, तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो आई थिंक इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और सबसे बड़ी बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये हम अपने क्वेश्चन के, अपने न्यूमेरिकल के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हमसे बोला गया कि एक कार 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो ऑब्वियसली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको लेंगे? जो हमारा सरफेस है, रोड है, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। तब हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हम मून को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें या अर्थ को। ऑब्वियसली इट विल बी वेरी क्लियर टू अस फ्रॉम रीडिंग द क्वेश्चन कि इसमें हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे लेना है। वो लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि तुम्हें अर्थ को लेना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो तुम्हें खुद समझ लेना होगा। अब जैसे मैंने बोला कि ये बोर्ड है, ये रेस्ट पे है, इस पे मैंने फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा मान लो, या ये मार्कर है, ये यहाँ रखा हुआ है, इस पे मैंने फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा, इसका कुछ वेलोसिटी हो गई, 0 से बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये हमें बिल्कुल क्लियर है कि ये रेस्ट पे था तो किसके रेस्पेक्ट में? रूम के रेस्पेक्ट में। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? रूम। जब मूव करने लगा तो किसके रेस्पेक्ट में? ये अपना चेंज कर रहा है कोऑर्डिनेट्स, ऑब्वियसली x, ये जो रूम का लेंथ है x एक्सिस ले लेते हैं, विड्थ जो है रूम का वो y एक्सिस, और हाइट जो है रूम का वो z एक्सिस। तो अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट हमने इसे ले लिया, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो इसमें ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हमें पता चलेगा कि रूम के रेस्पेक्ट में ये मोशन में आ गया, दैट्स इट। तो ये हम खुद से पता कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll get to learn about velocity and speed। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है।